बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग। मैं रजनी अशोक कदम, स्कूल दुर्गा देवी शर्मा उच्च प्राथमिक मराठी स्कूल, विभाग एल, आपका इस वर्चुअल क्लास में सहर्ष स्वागत करती हूं। मैं रजनी अशोक कदम बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करती हूं। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी विषय और सुलभ भारती कक्षा 8वीं विषय हिंदी। मैं रजनी अशोक कदम और हम पढ़ेंगे 2 लघु कथाएं। बच्चों, कथा सुनना किसको अच्छा नहीं लगता? आपको भी अच्छा लगता है? तो चलो आज हम लघु कथाएं पढ़ेंगे। लघु कथा यानी छोटी सी कहानी, ऐसी कहानी जिससे हमें कुछ न कुछ सीख मिलती हो। यहाँ हम 2 लघु कथाएं पढ़ेंगे। इसके लेखक है हरि जोशी जी और उनका जन्म 1943 में खुड़िया में मध्य प्रदेश में हुआ था। यह परिचय इनका इस तरह है। यह सेवानिवृत्त प्राध्यापक रह चुके हैं। हरि जोशी जी की साहित्य रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही है। आपको यानी हरि जोशी जी को गोयन सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग इत्यादि। ये सारी किताबें आप पढ़कर आप ढूंढिए और उनको जरूर पढ़िए। पढ़ने से हमें ज्ञान हासिल हो जाता है। और आज हम इस कथा में हम पढ़ेंगे नींव के बारे में। उनकी प्रथम जो लघु कथा है उसमें जोशी जी ने बताया है कि बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। उनकी दूसरी लघु कथा में उन्होंने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ बच्चों, विनम्रता से आप सबको हासिल कर सकते हो। वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आपके मिलने की उम्मीद भी ना हो, वह आप विनम्रता से हासिल करते हो। उसी साथ आप जितने ईमानदार हो, उतने ईमानदार अगर रहते हो तो हमेशा आप एक एक सीढ़ी सफलता की चढ़ते जाते हो। इसीलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में विनम्रता और ईमानदारी को बहुत बहुत महत्व है। यही लघु कथा है हमें सीख दे रही है। सबसे पहले हम देखेंगे नींव। क्या है नींव का अर्थ बच्चों? जी हाँ, नींव। नींव जिसकी पक्की हो वह इमारत कभी ढल ही नहीं सकती। जी हाँ, इस चित्र में आप देखेंगे कि नींव डाली गई है। जितनी ऊपर इमारत बनवानी हो उतना ही मजबूत काम जमीन के नीचे भी आपको करना पड़ता है। जमीन के नीचे जो काम आप करते हो उसे पक्का काम करते हो, उसे नींव कहा जाता है। तो नींव जितनी मजबूत उतनी आपकी इमारत बहुत ही मजबूत बनती है। तो पहले गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसके अंदर सीमेंट और रेत का मसाला बनाकर जिस तरह से हमें उस बहुमंजिला इमारत की रचना करनी होती है, उस तरह से उसका बांधकाम किया जाता है। इसके लिए देखिए, ये बहुत सारे चित्र मैंने आपको किस तरह से देखिए गड्ढा खोदा गया है, फिर उसके अंदर सीमेंट रेत डालकर मसाला डालकर अच्छी तरह से उसका काम किया गया है। यहाँ माप होना बहुत जरूरी है। एक सलग माप होना, एक सलगता से अच्छी तरह से उसका बांधकाम होना भी उतना ही जरूरी है। तो नींव जितनी सफलतापूर्वक, जितनी अच्छी तरह से डाली जाती है, उतनी
समझदार होती है। इसी तरह से नींव डाली जाती है। देखिए जमीन के अंदर कितना मजबूत बांधकाम किया गया है। जितने ऊपर कमरे उठवाने हैं उस तरह की रचना पहले से ही की जाती है, तो उस तरह से बांधकाम होता है। यह नींव जितनी मजबूत उतनी इमारत भी मजबूत होती है। तो आज हम पहली कथा देखेंगे। लघु कथा है नींव। नींव यानी पाया पक्का होना, पाया। इस कथा में बहु मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर आप ध्यान से मन ही मन पढ़ना और उसके बाद हम लोग उसका अर्थ जानकर लेंगे। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी, मतलब नींव हो चुकी है डालकर, अभी उसके ऊपर का काम चल रहा है। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वो एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। अभी हम इसका अर्थ जान लेते हैं। एक बहुमंजिला मतलब जिसके बहुत मंजिल हो, ऐसी इमारत का काम चल रहा था। जो काम कर रहा था वो ठेकेदार कैसे था? नया था। वह अपने हिसाब से एक तगारी सीमेंट में 5 तगारी रेत मिलाकर जो मसाला तैयार होता है, वैसे तैयार मसाला करके ईंटों की जुड़ाई कर रहा था। मतलब ईंटें जोड़ जोड़ कर दीवार तैयार कर रहा था। उस दीवार का काम देखने के लिए अधिकारी महोदय आते थे, निरीक्षण करते थे, निगाह डालते थे। जब एक दिन वो आए तब उन्होंने क्या किया उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। बहुमंजिला यानी ज्यादा मंजिलें जिसमें है ऐसे। बहु मतलब ज्यादा, मंजिल मतलब फ्लोर, जिसे इंग्लिश में तुम लोग कहते हो वह। तगारी यानी ऐसा बर्तन जिसमें रेत और सीमेंट का मसाला तैयार करके यहाँ से वहां ले जाया जाता है, उसे तगारी कहते हैं। हम लोग मराठी में घमेला कहते हैं और उस बर्तन को हिंदी में तगारी कहते हैं। मसाला यहाँ शब्द है रेत और सीमेंट से बना हुआ जो मिश्रण है उसे मसाला कहा गया है। जुड़ाई यानी जोड़ना, एक दूसरे को ईंटें जोड़ने के लिए मसाले का प्रयोग करा जाता है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने एक तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने एक तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। अभी इसका अर्थ देखते हैं। सशंकित यानी जिसके विचार पक्के नहीं है, जिसके मन में अपने काम को लेकर शंका है, उसे कहते हैं सशंकित। जैसे कि पहले दिन उन्होंने एक तगारी सीमेंट में 5 तगारी रेत मिलाई थी, फिर उन्हें दूसरे दिन लगा कि नहीं ये कुछ गलत है, फिर उन्होंने एक तगारी सीमेंट में 3 तगारी रेत मिलाई, तो उनके ही विचार खुद के पक्के नहीं थे। शंकित मन था कि मैं ये कर रहा हूं वह बराबर कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। ऐसे जब मन में शंका उपस्थित होती है तब हम उसे सशंकित कहते हैं। निगाह डालना यानी देखना, एक नजर देखना। जैसे कि कोई निरीक्षण करना, कोई काम चल रहा हो वह देखना या निरीक्षण करना, उसे निगाह डालना बोलता है। कभी कभी लोग इतने अनुभवी होते हैं कि सिर्फ निगाह डालने से ही उनको सारे चीजें ध्यान में आ जाती है। तो इतना अनुभव प्राप्त करने के लिए
आपको वो चीजें बार बार ध्यान से देखनी पड़ती है, तो आपको एक ही नजर में वह चीज समझ आती है। गरम होना यानी गुस्सा हो जाना, गरम हो जाना यानी गुस्सा हो जाना। कब कौन कब गरम हो जाता है? आप कब गरम हो जाते हो? जब आपके छोटे भाई बहन आपके चीजों को छेड़ते हैं। मम्मी कब गरम हो जाती है? जब आप गलती करते हो। या टीचर कब गरम हो जाती है? जब आप पढ़ाई नहीं करते हो, है ना? तो उसी तरह से, तो निगाह डालना यानी नजर डालना, ध्यान रखना, निरीक्षण करना। हाँ, मैंने सिर्फ निगाह डालते ही मुझे समझ आया टीचर बहुत गुस्सा है ना? मतलब एक नजर में ही आप भांप लेते हो, ठीक है? सशंकित यानी शंकित मन से। तो यह शब्दों को आपको वाक्यों में प्रयोग करना भी आना चाहिए, इसीलिए मैंने इतने सारे उदाहरण आपको दिए। आगे पढ़ते हैं। इस बार जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई, तो उसने अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार पढ़ती हूँ। इस बार जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई, तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। बच्चों, इसका मतलब आपको समझ आया कि ठेकेदार जब भी आता था तो वह कुछ न कुछ कमियां बता रहा था। जब 1 तगारी सीमेंट पे 5 तगारी रेत मिलाया तो भी उसने कमी निकाली। फिर नए ठेकेदार ने समझ लिया तो उसने 1 तगारी सीमेंट में 3 तगारी रेत डालकर मसाला बनवा लिया। अभी यह काम भी अधिकारी महोदय को पसंद नहीं आया, उसने फिर कमी निकाली। तो जो नया ठेकेदार था उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो उन्होंने सलाह मशवरा लेना ठीक समझा। उन्होंने किसकी सलाह ली? जी हाँ, उनसे भी जो अनुभवी है, बुजुर्ग है, उनकी सलाह ली। जो इस काम में माहिर है, ऐसे अनुभवी ठेकेदार से उन्होंने बात कही कि मैंने इस तरह से किया था, फिर भी अधिकारी महोदय ने इस तरह से कमी निकाली, फिर मैंने अपने में बदल किया, फिर हमने दूसरा मसाला बनाया, लेकिन ठेकेदार उसमें भी नुक्स निकाल रहा है, कमी बता रहा है, तो मेरे से क्या गलती हो रही होगी? तो अनुभवी ठेकेदार थे, उन्हें पता है कि किस वाक्य का क्या मतलब निकलता है। तब उन्होंने कहा कि यह ठेकेदार सही काम में भी अगर गलती निकाल रहा है, इसका मतलब है वह रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत यानी पैसे मांगना, मतलब रुपयों की मांग करना। तो आगे देखते हैं हम कि कौन कौन से शब्द है हमारे यहाँ। सलाह, सलाह यानी मशवरा, मतलब किसी चीज पर चर्चा करके सलाह लेना, मशवरा लेना। आगे पढ़ते हैं। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अभी पुराने जो अनुभवी ठेकेदार थे, उनसे सलाह मशवरा करके क्या कमी काम में है या नहीं है, या क्या हो रहा है, इसके बारे में यह जो नया ठेकेदार था, ईमानदार ठेकेदार था, उसने जानकारी हासिल की। जानकारी हासिल करके उन्होंने एक लिफाफे में पैसे भरे, और जैसे ही अधिकारी महोदय आए सुबह निरीक्षण करने के लिए, तो उनको वह लिफाफा पकड़ा दिया। जैसे ही लिफाफा पाते हैं वो अधिकारी, वो खुश हो गए, और इतने में उनसे भी बड़ी अधिकारी वहां आ गए, और उन्होंने क्या किया देखते हैं अगली स्लाइड में।
वस्तुतः ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। क्या हुआ, कैसे वो अधिकारी आए? तो ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास पहले से ही शिकायत दर्ज करवा दी थी। उच्च अधिकारी भी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, ऐसे ही कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण पूरा प्रशासन ही बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। देखिए, आप अगर ईमानदार हैं तो आप कभी भी गलत चीजों को बढ़ावा मत दीजिए। ऐसे इस अनुभव से हमें पता चलता है ना? तो इस तरह से हम अच्छा बनने की मतलब अच्छा बने रहने की कोशिश सदा करनी चाहिए। अच्छा काम करते जाओ तो गलत चीजें अपने आप कम होती जाती है। गलत चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। रिश्वत लेते हुए पकड़े जाना मतलब रुपयों से भरा लिफाफा लेते हुए पकड़े जाना, रुपये लेते हुए पकड़े जाना। बच्चों, आप मन में पढ़ो और ध्यान रखो। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा। जी हाँ, इस कहानी से हमें यही पता चला कि बुरा नहीं करना चाहिए। अच्छा काम करते रहो तो अच्छा फल मिलते जाता है। अधिकारी रिश्वत लेने वाला था, बुरा काम करने वाला था, इसीलिए उसे सजा मिल गई। तो हमें अच्छा काम करते रहना चाहिए। अगली लघु कथा है जीभ का वर्चस्व। इस लघु कथा में उन्होंने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, विनम्रता से सारा जग हासिल किया जा सकता है ना? तो आप में विनम्रता बहुत जरूरी है। अभी इस पाठ में हमने देखा तो कुछ शब्द भी देखते हैं, उनका अर्थ भी देखते हैं। तगारी यानी बड़ा सा तसला यानी घमेला। अभी घमेला मतलब क्या है? ऐसा बर्तन जिसमें ईंट रखकर ढोई जा सकती है, सामान इधर से उधर लेकर जा सकते हैं, या फिर ऐसा मजबूत बर्तन जिसमें रेत और सीमेंट का मसाला भी यहाँ से वहां लिया जा सकता है, या रेत को इधर से उधर कर सकते हैं। तो उस सामान के लिए जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं उसे तगारी कहते हैं। तो तगारी बड़ी मजबूत होती है, कभी कभी प्लास्टिक की होती है, तो कभी कभी अच्छे से लोहे से बने पतरे से बनती है। और प्लास्टिक की होगी तो बहुत अच्छे अच्छे आकर्षक कलर में भी मिलती है, रंग में भी मिलती है। चलो, तगारी इस शब्द को हम वाक्य में उपयोग करेंगे। हाँ, एक तगारी सीमेंट मैंने ठेकेदार को दे दिया। एक तगारी ईंट से यहां से वहां लेकर हम लोग गए। एक तगारी मसाला भर भर कर मैं जो काम करने वाले थे उनको देता जाता था। दूसरा शब्द है कलुषित। कलुषित यानी अपवित्र, दूषित। हम गंदा पानी अगर नदियों में डालेंगे तो नदी कलुषित बन जाएगी, दूषित बन जाएगी। हमारे विचार कभी भी कलुषित नहीं होने चाहिए। ललक यानी लालसा, तीव्र इच्छा। तो लालसा कभी कभी अच्छी होती है, कभी कभी बुरी होती है। लालसा पर नियंत्रण रखना अच्छी बात है, तो हम जरूर तरक्की करते हैं। हमें पढ़ने की ललक होनी चाहिए, तो ये अच्छी लालसा है। हमें
बुरे काम करने की ललक कभी नहीं पनपनी चाहिए, यानी कि बुरा काम करने की लालसा हमें नहीं होनी चाहिए, हमें वह तीव्र इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर दिन भर मैं खेलता हूं तो शाम को मैं जरूर जरूर पढ़ने की ललक मुझ में निर्माण हो जाती है। मुझे अपने माँ पिता की सेवा करने की ललक हमेशा से रही है। इस तरह से ललक शब्द को हमने वाक्य में प्रयोग किया है। अगला शब्द है अवसरवादी। अवसरवादी मतलब स्वार्थी, यानी मतलबी। मैं अवसरवादी नहीं बनना चाहता हूं, मतलब मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहता हूं। अवसरवादी मित्र होना बुरी बात है। अवसरवादी मित्रों की संगत से सदा दूर रहना चाहिए, यानी स्वार्थी मतलबी मित्रों से सदा दूर रहना चाहिए। हम अगर अवसरवादी हो तो समाज की उन्नति नहीं होगी, यानी हम अगर स्वार्थी मतलबी हो जाएंगे तो हमारा समाज उन्नति नहीं करेगा। बयान यानी कथन, यानी चर्चा, यानी आवाज। मेरे बयान पर उसकी सजा तय होने वाली थी, यानी मैं जो कुछ कहने वाला था उसके ऊपर मेरे मित्र की सजा तय होने वाली थी, तो मेरा बयान बहुत मायने रखता था। मैं हमेशा सच बयान करने में यकीन करता हूं। इस तरह से बयान शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लोहा मानना। यह क्या है? मुहावरा। इसका अर्थ है श्रेष्ठता को स्वीकार करना, है ना? क्या अर्थ है? श्रेष्ठता को स्वीकार करना। बड़े बड़े मेरे विचारों का लोहा मानते हैं, यानी बड़े बड़े मेरी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, ऐसा मैं हमेशा नींद में सोचता हूं। सबने भीम का लोहा माना, मतलब भीम की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। रंगे हाथ पकड़ना यानी अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। रंगे हाथ पकड़ना यानी अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। माँ ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। मैं क्लास में सो रहा था तो शिक्षक ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। चलती क्लास में सोना गलत बात है ना? हाँ, तो मैं झूठ बोल रहा था, यह माँ ने रंगे हाथ पकड़ लिया, यानी अपराध करते हुए माँ ने प्रत्यक्ष। लड्डू जैसे ही मैं निकालने गया, माँ ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया, यानी बिना बताए माँ से लड्डू ले रहा था ना, वो अपराध है ना? इस तरह से वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हो। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखकर उनका प्रयोग वाक्य में करना है। जी हाँ बच्चों, ईंट, जान, पानी, खिचड़ी, इन सारे शब्दों से मुहावरे बने हुए हैं। उन मुहावरों को हमें वाक्य में प्रयोग करना है। और दूसरा प्रश्न है, किसी ग्रामीण और शहरी व्यक्ति की दिनचर्या की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करके आपस में चर्चा करो। तो पहले हम शहरी व्यक्ति की दिनचर्या लेते हैं। शहरी व्यक्ति की दिनचर्या कैसी होती है? सब अलार्म की घड़ी के साथ उठते हैं, है ना? और ग्रामीण व्यक्ति कैसे उठता है? ग्रामीण व्यक्ति
मुर्गे की बांग पे उठता है, जानवरों से आवाज पे उठता है। सुबह माँ गाती है, आंगन साफ करती है, उसकी आवाज है। चिड़िया की चहक है, पक्षियों की किलकारियां हैं। इन आवाजों के साथ ग्रामीण व्यक्ति उठता है। एक महक सी होती है, पेड़ों की महक, फूलों की महक, फलों की महक। तो शहरी व्यक्ति की महक होती है जाने से पहले घर के लोगों के लिए खाना पका के जाना। ग्रामीण व्यक्ति चूल्हे पे गर्मा गर्म जो पकता है, वह अच्छी तरह से गर्मा गर्म स्वाद लेते हुए, पक्षियों की आवाज के साथ, सुंदर फूलों फलों की महक के साथ वह नहरी यानी नाश्ता ले लेता है। और शहरी व्यक्ति, उसका ध्यान ही घड़ी पर है। तो जैसे ही वह पटापट नहा लेता है, पटापट काम कर लेता है, खाना बना लेता है, टिफिन में भर लेता है कि बस में, रिक्शा में, जाते जाते, ट्रेन में, कहीं भी टाइम मिला तो खा लूंगा, या फिर अभी 5 मिनट में नाश्ता अपना खत्म कर देता हूं। इस तरह से दौड़ धूप में नाश्ता होता है। उनका ध्यान मतलब खाते वक्त एक यंत्र की तरह वो खाते जाते हैं, लेकिन दिमाग किस तरह होता है कि इसके आगे मुझे क्या करना है, घड़ी की सुई मुझे क्या बता रही है ना। उसी तरह से मतलब इकट्ठा दो काम शहरी व्यक्ति करता है। एक काम उसके मालूम है, ये करते करते मैं ये काम करने वाला हूं। तो ग्रामीण व्यक्ति जो काम कर रहा है उसका आस्वाद ले रहा है, भले वो नाश्ता करने का काम हो, या भले वो दांत घासने का काम हो, या नहाने का काम हो। उसकी घड़ी नहीं चलती, वह अपने आनंद लेकर वह सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सही समय का इस्तेमाल करना भी उन्हें आता है। यह सारी चीजें, चिड़िया का चहकना, पक्षियों की गूंज, यह सब उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, यह उन्हें पता है। यह उनका संगीत है। और हमारा शहरी व्यक्तियों का संगीत है रोज रास्ते पे चलते हुए वाहनों का आवाज, है ना, या फिर मिक्सर की आवाज, या फिर मशीन की आवाज, या फिर वॉशिंग मशीन की आवाज। अगर कुछ भी आवाज नहीं होगी तो टीवी की आवाज, इनसे, या फिर अलार्म की आवाज, इनसे हमारी दिनचर्या चलती है। हरी भरी खेत, उनमें काम करना, यह ग्रामीण जीवन का अविभाज्य अंग है। खुली हवा, तो शहरी व्यक्ति पंखे के नीचे बैठकर या फिर एसी में कुड़कुड़ाते हुए अपने काम करते जाता है, और इनमें उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी रंज महसूस होती है। आनंद थोड़ा लुप्त होते जाता है, और एक चीज ऐसी आती है कि आप कंटालते भी हो उसी तरह, उसी रोजमर्रा की जिंदगी को। जबकि ग्रामीण व्यक्ति को हर एक बार एक नए चीज को देखना पड़ता है, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी वो करो, करते करते बस आनंद, निसर्ग उनके साथ है। और हमारे यहाँ लोक संख्या, शहर की लोक संख्या बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। इसलिए हमारा दायरा सीमित होते जा रहा है, सीमित होते जा रहा है, और हम बहुत सारे लोगों को एक साथ जवाब दे रहे हैं, और इसलिए हम अपना आनंद खोते जा रहे हैं। तो यह है हमारी दिनचर्या, शहरी व्यक्ति की दिनचर्या। हमारी दिनचर्या है, हमारे साथ यंत्र है, तो ग्रामीण व्यक्तियों के साथ निसर्ग है, सृष्टि है, सृष्टि के रंग है, सृष्टि की आवाज है, सृष्टि की संगीत है।
तो हमारा संगीत है यंत्र, यंत्रों की आवाज, टीवी, टीवी की आवाज, और दिन ब दिन हम यंत्रों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यह आप लिखकर एक परिच्छेद में शहरी व्यक्ति, एक परिच्छेद में ग्रामीण व्यक्ति, ऐसे 3-4 परिच्छेद तैयार करके आप लिखकर हमें भेज दीजिए। अब देखते हैं निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखकर उनके वाक्यों में प्रयोग करना। चलो हम चलते हैं। सबसे पहला मुहावरा है ईंट। कौन सा है? ईंट। तो ईंट से ईंट बजा दो, यानी मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगा तो मेरा नाम नहीं। मतलब अच्छी तरह से सबक सिखा दूंगा, है ना। दूसरा वाक्य है भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी, यानी अंग्रेजी हुकूमत को सबक सिखा दिया। दूसरा महत्वपूर्ण है जान। जान है तो जहान है। जान पर खेलना, यानी जीवन संकट में डालकर साहसिक कार्य करना। जब कोई अपनी जान की परवाह न कर किसी की मदद करता हो या किसी कार्य को करता हो, कौन करता है ऐसे? सैनिक, है ना। हमारे सैनिक जान की परवाह, जान पर खेलकर सीमाओं की रक्षा करते हैं, है ना। हम जान पर खेलकर हम अपने देश की रक्षा करेंगे, ऐसे आप प्रयत्न करते हो कि नहीं? जी हाँ। तो इस तरह से जान पर खेलना वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। पानी अगला मुहावरा है, शब्द लेकर, पानी शब्द को लेकर। पानी पानी होना यानी लज्जित होना, शर्मिंदा होना। कब आप लज्जित होते हो? कब शर्मिंदा होते हो? अध्यापक द्वारा कक्षा में सोते हुए पकड़े जाने पर रमेश शर्म से पानी पानी हो गया, है ना। पानी फेरना यानी बने बनाए काम को बिगाड़ देना। मैंने जब पढ़ाई नहीं की तो बने बनाए काम पर पानी फेरा जाता है। मैंने एक गलती से माँ के सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। अच्छा है। आगे है खिचड़ी। तुम लोग चाहे जितनी खिचड़ी पका लो, कॉलेज की क्रिकेट टीम से मेरा सिलेक्शन रोक नहीं पाओगे। कभी कभी भैया ऐसे कहते हैं ना। खिचड़ी पकाना यानी गुप्त बात, कोई षड्यंत्र करना। रमेश का चुनाव में हारना तय था क्योंकि उसी की पार्टी के नेता उसके खिलाफ खिचड़ी पका रहे थे। तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारी सहेलियों ने क्या खिचड़ी पकाई है ना। तो इस तरह से वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं। उचित जोड़ियां मिलाओ। अ भाग में है बहुमंजिला, अधिकारी, नया ठेकेदार, सार्वजनिक समारोह। और आ में है ईमानदार, इमारत, भ्रष्ट, अनुभवी और सम्मान। चलो ढूंढो बहुमंजिला क्या हो सकती है? ईमानदार, इमारत, भ्रष्ट, अनुभवी या सम्मान? इमारत। अधिकारी कैसे थे? भ्रष्ट थे। नया ठेकेदार कैसे था? ईमानदार। और सार्वजनिक समारोह में सम्मान हासिल होता है ना। सही जोड़ियां मिलाकर इस तरह से हमें वाक्य पूर्ण करना है। आगे हम देखेंगे जल के अपव्यय की रोकथाम। विषय है जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी
चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो इसमें हमने क्या करना है? विज्ञापन तैयार करना है। किस लिए? चित्र प्रदर्शन के लिए, चित्रकला प्रदर्शन के लिए। और विषय क्या है? जल के अपव्यय की रोकथाम। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, कौन सी? एक है विज्ञापन, फिर दूसरा है चित्रकला प्रदर्शनी, और तीसरा है जल के अपव्यय की रोकथाम। तो विज्ञापन करते हुए सबसे पहले हमें क्या देखना है? एक विज्ञापन के लिए ढांचा तैयार करना है कि इसी में हमने विज्ञापन देना है। फिर हमने क्या करना है? उसका शीर्षक देना है, चित्रकला प्रदर्शनी। फिर उसके विषय के बारे में सोचना है, जल के अपव्यय की रोकथाम, और विषय आकर्षक रंग में। और इन सब का एक दूसरे के साथ रंग संगति का भी हमने ध्यान रखा है। फिर हमने क्या ध्यान रखा है? दिनांक कब है, स्थल कौन सा है, संपर्क नंबर भी ध्यान रखा है। और इसी के साथ हमने क्या किया है? मुख्य विषय को क्या कहा है? नाम दर्ज करवाने के लिए हमने कहा है। तो इस तरह से हमने एक आकर्षक और बहुत ही सिंपल विज्ञापन तैयार किया है, और इससे अच्छे मार्क भी हमें हासिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम विज्ञापन तैयार करेंगे। देखो कितना सरल और आसान है। आपको आज हमने पढ़ा 2 लघु कथाएं। इस लघु कथा में हमने सीख यह हासिल की कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, तो हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी यह हमारा एक गहना है। तो बच्चों, कैसे लगी हमारी यह कथा कहानी? हमें सब्सक्राइब कीजिए। बीएमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को इसके बारे में जानकारी दीजिए और बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। घर बैठे आप खुद ब खुद सीखकर ज्ञान हासिल कर सकते हो। और इसीलिए जितने भी लाइव चैनल चल रहे हैं उनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यह जानकारी जितने ज्यादा लोगों को हो सके उतने ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यह ध्यान से कहानी सुनी, पढ़ी, जानी। मैं रजनी अशोक कदम आपका फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ और यही आपको शुक्रिया कहती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।